नेपोलियन विश्व के महान योद्धाओं में गिना जाने वाला एक प्रसिद्ध योद्धा था। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने चतुर दिमाग, दूरगामी सोच और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर फ्रांस, इटली और यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया था। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आप नेपोलियन से जुड़ी ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में कॉर्सिका द्वीप के अजासियो नामक स्थान पर हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था और वे फ्रांस के राजा के दरबार में कॉर्सिका द्वीप की तरफ से महाप्रतिनिधि थे। नंबर 2, नेपोलियन के परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी और इसी के दम पर नेपोलियन ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और आर्मी ऑफिसर बनने के लिए उसने फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी से पढ़ाई की। नंबर 3, 16 साल की उम्र में नेपोलियन के पिता की मृत्यु हो गई और वह अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने घर कॉर्सिका आ गया। नेपोलियन जब कॉर्सिका में था तब फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। फ्रांस की क्रांति शुरू होने का अहम कारण फ्रांस के राजशाही व्यवस्था को खत्म करना और लोकतंत्र की स्थापना करना था। नंबर 4, नेपोलियन को जब फ्रांस की क्रांति के बारे में पता चला तो वह कॉर्सिका छोड़कर फ्रांस आ गया और वहां विद्रोहियों के एक संगठन के साथ जुड़ गया। उसकी कार्यकुशलता और दृढ़ निश्चय को देखते हुए उसे विद्रोही सेना की एक टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया। नंबर 5, नेपोलियन की युद्ध क्षमता परखने के लिए विद्रोही संगठन के मुखिया ने उसे एक काम सौंपा कि फ्रांस के टाउलन शहर में इंग्लैंड की सेना ने सन 1793 से कब्जा जमा रखा था। नेपोलियन को अंग्रेजों को इस शहर से खदेड़ने की जिम्मेदारी दी गई। नंबर 6, नेपोलियन ने बड़ी चतुराई से अंग्रेजों पर विजय पाई और उन्हें शहर से खदेड़ने में सफलता हासिल की। नेपोलियन की इस जीत की चर्चा फ्रांस के राजनीतिक गलियारों तक जा पहुंची और उसे सेना का ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। जब नेपोलियन ब्रिगेडियर जनरल बना तब वह मात्र 24 साल का था। नंबर 7, सन 1796 में नेपोलियन की युद्ध कला की एक बार फिर परीक्षा हुई। नेपोलियन को इटली से लड़ रही फ्रांस की सेनाओं की कमान सौंपी गई। जब नेपोलियन इटली पहुंचा तो वहां फ्रांस की सेनाएं ऑस्ट्रिया की सेना से बुरी तरह हार रही थी। नेपोलियन के चतुर दिमाग ने कुशल रणनीति के तहत फ्रांस की सेना को लड़ने के लिए प्रेरित किया। नंबर 8, नेपोलियन की ये रणनीति सफल हुई और वह ऑस्ट्रिया की सेना को इटली से बाहर करने में कामयाब हो गया। उसकी इस जीत ने उसे फ्रांस की जनता का हीरो बना दिया था। नंबर 9, नेपोलियन की फ्रांस में बढ़ती लोकप्रियता के कारण 1798 में उसे मिस्र में भेज दिया गया। नेपोलियन मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया को जीतकर 1799 में फ्रांस लौट आया और फ्रांस लौटने पर उसे 3 सदस्य मंत्रिपरिषद का अंग बना दिया गया। नंबर 10, अपने चतुर दिमाग के दम पर नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के संविधान में कई बदलाव किए। इन सभी बदलावों में नेपोलियन कोड नामक एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। इसके तहत नेपोलियन ने सदियों से चली आ रही फ्रांस की सरकारी पदवियों पर जन्म और धर्म के आधार पर कब्जा करने की प्रथा को खत्म कर दिया और इसे योग्यता के आधार पर कर दिया गया। नंबर 11, नेपोलियन ने 1805 से लेकर 1811 तक फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया। इस समय के दौरान नेपोलियन फ्रांसीसी साम्राज्य का चौतरफा विस्तार कर रहा था। नेपोलियन ने कई छोटे देशों को फ्रांस साम्राज्य में मिला लिया था और धीरे धीरे यूरोप के भी कई हिस्सों पर अपनी हुकूमत स्थापित कर ली थी और आखिर में 1811 में फ्रांसीसी साम्राज्य अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था।
नंबर 12, सन 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला करने का फैसला लिया था, लेकिन ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला था, क्योंकि यहीं से नेपोलियन के पतन की नींव पड़ी थी। नंबर 13, रूस के साथ नेपोलियन की सेना का कड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध में नेपोलियन की जीत हुई, लेकिन ये जीत सही मायनों में नेपोलियन की हार थी, क्योंकि इस जीत में नेपोलियन के 4 लाख से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। नेपोलियन अपने साथ 5 लाख सैनिकों की टुकड़ी लेकर चला था, जिसमें से वापस फ्रांस लौटने पर उसके साथ सिर्फ 1 लाख सैनिक ही थे। नेपोलियन के सैनिक युद्ध में शहीद होने के बजाय मौसम की मार, भुखमरी और कई अलग अलग कारणों की वजह से मारे गए थे। नंबर 14, नेपोलियन के वापस लौटने पर फ्रांस के राजनीतिक हालात बदल चुके थे। कई देशों ने फ्रांस को अपने कब्जे में लेने के लिए चारों तरफ से सेना लगा दी थी। नेपोलियन के मात्र 1 लाख सैनिक इन देशों की सेना से नहीं जीत सकते थे और आखिर में नेपोलियन अपने ही देश में हार गया। नंबर 15, सन 1813 में नेपोलियन की हार के बाद नेपोलियन को फ्रांस छोड़कर इटली के एल्बा द्वीप में बसना पड़ा, लेकिन दूसरे ही साल उसकी किस्मत फिर बदली और वह फ्रांस की सत्ता पर काबिज हो गया। लेकिन अब ना तो नेपोलियन के पास कोई मजबूत सेना थी और ना ही उसकी तबीयत ठीक रहती थी। नंबर 16, 18 जून 1815 के दिन ब्रिटेन, रूस और हंगरी जैसे देशों ने अपनी संयुक्त सेना लेकर नेपोलियन पर हमला कर दिया। क्योंकि नेपोलियन के पास इस विशाल सेना का मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी, इसी कारण से वो इस युद्ध को आसानी से हार गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये युद्ध वाटरलू शहर में हुआ था, इसीलिए इस युद्ध को वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। नंबर 17, वाटरलू का युद्ध हारने के बाद नेपोलियन को गिरफ्तार करके सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बनाकर रखा गया, जहां 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नंबर 18, मृत्यु के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर ही दफना दिया गया, लेकिन सन 1840 में उसके अवशेषों को लाकर फ्रांस में दफनाया गया। कहा जाता है कि नेपोलियन की मृत्यु पेट के कैंसर की वजह से हुई थी, लेकिन नेपोलियन की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के बीच कई मतभेद रह चुके हैं। एक थ्योरी में यह बताया गया कि नेपोलियन के बाल की फॉरेंसिक जांच से यह पता चला कि नेपोलियन की मृत्यु पॉइजन के कारण हुई थी। रूसी सेना नेपोलियन को खाने में थोड़ी सी क्वांटिटी में मरकरी मिलाकर देती थी, जो धीरे धीरे नेपोलियन के शरीर को खत्म कर रहा था और इसी की वजह से उसे कैंसर हुआ और उसकी मौत हो गई। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर आज भी इतिहासकारों की कोई साफ राय नहीं है और ना ही मैं इसका सच होने का कोई दावा करता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप नेपोलियन से जुड़ी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही इतिहास से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।